हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सरिता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे दैनिक समसामयिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जिसमें आज दिनांक 19 अप्रैल 2021 की 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी तथा आपको अपने सपने की ओर एक कदम आगे लेकर जाएंगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मैं आपसे वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है तथा हम बात करेंगे कल वाले प्रश्न के उत्तर की। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक बार यदि वीडियो के प्रश्न आपको समझ में आए, पसंद आए, तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके लिए यानी इसके अंदर जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, उससे आपके कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में फेसबुक ने क्लीन मैक्स नामक एक स्थानीय फर्म से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह फेसबुक की पहली नवीकरणीय भारत में योजना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक। यह परियोजना कर्नाटक में स्थित है, जिसकी क्षमता रखी गई है 32 मेगावाट। परियोजना के तहत फेसबुक और क्लीन मैक्स भारत के इलेक्ट्रिकल ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। फेसबुक अपना डेटा सेंटर ऊर्जा देने के लिए क्लीन मैक्स से खरीदी गई अक्षय ऊर्जा का उपयोग करेगा। फेसबुक 2022 में डेटा सेंटर का संचालन शुरू करेगा, और इसीलिए इसने भारतीय राज्य कर्नाटक में 32 मेगावाट ऊर्जा परियोजना खरीदी है। यानी हम बात करें कि यह समझौता किसके साथ किया गया है, तो कर्नाटक सरकार और भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स के साथ किया गया है, जिसमें 32 मेगावाट ऊर्जा उसने खरीदी है। यानी जब क्यों खरीदी है, इसमें भारत जब कोरोना काल में इसका यूज करेगा और 2040 तक इसमें 14% कार्बन उत्सर्जन से डेटा सेंटर का योगदान फेसबुक करेगा, और भारतीय डेटा सेंटर का राजस्व साल दर 20% बढ़ने की उम्मीद है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में कोविड-19 ने भारत में डेटा खपत में 38% की वृद्धि हुई थी। उसी को पूरा करने के लिए यह स्थापित किया जा रहा है। तो इसके कई सारे उद्देश्य हैं। आइए देखते हैं इस परियोजना को। यह है वह परियोजना जो फेसबुक द्वारा कर्नाटक में स्थापित की गई है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि पहला ऊर्जा संयंत्र जो कृषि पर आधारित है, वह राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसी के साथ साथ यदि मैं बात करूं, मध्य प्रदेश राज्य में विश्व का या भारत का सबसे बड़ा 750 मेगावाट ऊर्जा वाला एक रीवा पावर प्लांट लगाया जा रहा है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। इसी प्रश्न में जिक्र हुआ है फेसबुक का, तो आइए फेसबुक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। फेसबुक के जो CEO हैं वह हैं मार्क जुकरबर्ग। इसी के साथ साथ यदि इसके संस्थापक की बात की जाए तो वह भी हैं मार्क जुकरबर्ग और क्रिस ह्यूजे। इसकी स्थापना कैम्ब्रिज USA में की गई है। यह एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है, जिसके माध्यम से आप अपने मित्रों, परिवारों और परिचितों के साथ संपर्क कर सकते हैं। इसका नाम था पहले जब इसे स्टार्ट किया गया था तो द फेसबुक के नाम से इसे स्टार्ट किया गया था, और 2005 में इसका नाम बदलकर फेसबुक रख दिया गया। इसी के साथ यदि हम बात करें कि भारत में 2013 से 2014 के मध्य फेसबुक ने भारत में एंट्री की, और इसी के साथ साथ इसने 40 देशों में कंपनियों यानी 40 देशों की कंपनियों के साथ समझौता भी किया था, और हाल ही में जियो कंपनी में 12% हिस्सेदारी भी खरीदी है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में ही स्थित है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न में हम बात करेंगे भारतीय युद्धाभ्यासों के बारे में। तो आइए बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। 16 अप्रैल 2021 को किस देश के बीच खंजर सैन्य अभ्यास यानी खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की गई है? तो यह 16 अप्रैल 2021 को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच खंजर नामक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। यह अभ्यास 2 हफ्ते तक चलेगा तथा इस बार इसके 8वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। यानी कि इसकी शुरुआत जो हुई थी सन 2015 में की गई थी, यानी नहीं 2011 में की गई थी, जिसका दूसरा आयोजन 2015 में हुआ था और इसका यह 2021 में 8वां संस्करण है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि यह युद्धाभ्यास कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। यह युद्धाभ्यास सैनिक बल के मध्य होता है, यानी विशेष बल जो कि भारतीय और किर्गिस्तान के मध्य इसे किया जाता है। आइए बात करते हैं परीक्षाओं से संबंधित विशेष महत्वपूर्ण युद्धाभ्यासों की। यदि हम इसी क्रम में बात करें तो एक युद्धाभ्यास है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। इसी के साथ समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भी भारत और इंडोनेशिया के बीच बे ऑफ बंगाल में होता है। यदि हम बात करें संप्रीति युद्धाभ्यास, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है संप्रीति युद्धाभ्यास। इसी के साथ यदि हम बात करें वरुण युद्धाभ्यास, तो भारत और फ्रांस के मध्य होता है। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भारत और चीन के मध्य होता है। इसी के साथ मालाबार युद्धाभ्यास जो होता है वो 4 देशों के बीच होता है, जापान, अमेरिका, इंडिया और हाल ही 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है। ये सारे के सारे युद्धाभ्यास आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैंने इनको आपको बोलकर बताया है। आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट डाउन अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन बनने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में कैरिबियाई देश हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ यूथ ने राजनीतिक अस्थिरता और आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा स्वीकार करते हुए हैती के राष्ट्रपति क्लॉड जोसेफ को हैती का नया प्रधानमंत्री मनोनीत कर दिया गया है। यानी कि जोसेफ यूथ ने यहाँ से इस्तीफा दिया है और वहीं पर वहाँ के राष्ट्रपति ने क्लॉड जोसेफ को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। आइए बात करते हैं कि यह हैती कहाँ पर स्थित है वर्ल्ड मैप में। यह है जोसेफ यूथ। और बात करते हैं हैती की। यह है हैती जो कि कैरिबियाई सागर में स्थित एक हिस्पोलोओला नामक द्वीप पर बसा हुआ है। यानी कि हम बात करें कि नॉर्थ अमेरिका जिसमें कनाडा स्थित है, यहाँ पर इसके नीचे स्थित है यूएसए और इसी के नीचे है मैक्सिको, जिसके बीच में यानी उसके दक्षिण में स्थित हैं कैरिबियाई देश जिन्हें हम वेस्ट इंडीज के नाम से भी जानते हैं। इसी के पश्चिम में स्थित है हैती नामक एक देश जो कि यहाँ के हिस्पोलोओला नामक द्वीप पर बसा हुआ है। 19वीं सदी के शुरुआत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक नियंत्रण और दासता को समाप्त कर देती हैती का दुनिया पहला अश्वेत नागरिक वाला देश है जो कि कैरिबियन राज्यों में बसा हुआ है, जिसे दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में गिना जाता है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें मैं हाल ही में दिए गए प्रमुख फिल्म पुरस्कारों के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड मिला है? बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड मिला है। तो 22 अप्रैल 2021 से 29 अप्रैल 2021 तक मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत वर्ष 1959 में की गई थी।
इस फिल्म फेस्टिवल में मराठी फिल्म पुलग्या ने बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। फिल्म पुलग्या का जो निर्देशन और निर्माण किया जा रहा है वह विनोद सेमी पीटर के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलग्या। यानी कि यह एक बच्चे की मासूमियत के बारे में बनाई गई फिल्म है, जिसमें एक पग डॉग के पीछे दो बच्चों की ज़िंदगी के बारे की कहानी बताई गई है कि किस प्रकार से उन दोनों बच्चों की ज़िंदगी में एक पग जो वोडाफोन वाला कुत्ता होता है वह आया और उनकी किस प्रकार से ज़िंदगी बदल गई। आइए देखते हैं इस पिक्चर का बैनर। यह है इस पिक्चर का बैनर और पुलग्या को दिया गया है यह मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का अवार्ड, और यह कैसी एक मराठी फिल्म है। आइए बात करते हैं प्रमुख फिल्म पुरस्कारों की। तो इस श्रृंखला में यदि हम बात करें कि 67वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म जो चुनी गई है वह सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे चुनी गई है, जिसमें बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है मनोज वाजपेयी को और धनुष को। वहीं पर इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया है वो कंगना रनौत को दिया गया है। और इसी के साथ साथ यदि मैं अगली बात करूं तो 51वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2019 का जो अवार्ड 2021 में दिया गया है वह रजनीकांत को दिया गया है। इसी के साथ साथ यदि मैं बात करूं 66वें फिल्म फेयर अवार्ड, इसमें बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार दिया गया था वह इरफान खान को दिया गया था, और इसमें बेस्ट फिल्म जो चुनी गई थी वह थप्पड़, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था तापसी पन्नू को। तो इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि सुविधाओं के अभाव में मैं आपको केवल ये सारे प्रश्न बोलकर बता रहा हूँ जिनको आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का अपना पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय पहलवान ने जीता है। तो पिछली कक्षा में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रही थी एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2021, और इसी में भारत ने अब तक 1 गोल्ड मेडल और 2 कांस्य पदक जीते थे, यानी कि जिसमें 1 गोल्ड पदक जीता था सरिता मोर ने। अब दूसरा गोल्ड जो आया है वह लाई है विनेश फोगाट, यानी यह विनेश फोगाट का इस श्रृंखला में पहला गोल्ड है। और यदि हम बात करें कि विनेश फोगाट ने इस श्रृंखला में कुल 8 मेडल जीत चुकी हैं, जिनमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं, और यह भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है जो कि लेकर आई हैं विनेश फोगाट। यह विनेश फोगाट का तो पहला है लेकिन भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है। यदि हम बात करें विनेश फोगाट की, तो विनेश फोगाट को ही 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, और इसी में सरिता मोर ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इसी के साथ साथ यदि मैं बात करूं कि नेत्रा कुम्मन जो कि पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने नाविक खेल के लिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्वालिफाई किया है, वहीं पर पहली महिला तलवारबाजी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली बनी है भवानी देवी। आइए बात करते हैं कजाकिस्तान की, क्योंकि हमारे प्रश्न में की गया है कजाकिस्तान का चर्चा। तो कजाकिस्तान से बनने वाले प्रमुख प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं मैप में कजाकिस्तान कहाँ स्थित है। यह है कजाकिस्तान जो कि वर्ल्ड मैप में मध्य एशिया में स्थित सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। यह यूरेशिया में स्थित सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। यूरेशिया मतलब वह देश जो यूरोप और एशिया में आता हो उसे यूरेशिया देश कहते हैं, और यह कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। क्षेत्रफल के आधार पर यह 9वां सबसे बड़ा देश है। आइए जूम करके देखते हैं इस देश को। यह है कजाकिस्तान जो कि सीमा स्थल रुद्ध सीमा है, और इसकी सीमा किसी भी समुद्र के साथ नहीं लगती है। इसकी सीमा जो लगती है वह लगती है कैस्पियन सागर से, लेकिन कैस्पियन सागर इसका नाम है, परंतु यह एक सबसे बड़ी झील है, इसीलिए यह सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि इसकी देश की सीमा किसी भी अन्य देश की यानी समुद्र के साथ नहीं लगती है। यह 9वां सबसे बड़ा देश है। पहले यह सोवियत संघ रूस का हिस्सा था, लेकिन 1991 में विघटन के बाद यह अलग सबसे बड़ा
स्थलरुद्ध देश बन गया। यह विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है और इसके राष्ट्रीय गान का नाम है मेरा कजाकिस्तान। यह क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा कजाकिस्तान यहाँ का राष्ट्रीय गान है। इसकी राजधानी है नूर सुल्तान और इसके प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री हैं वह अस्कर मामीन। अस्कर मामीन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल कौन होंगे? तो हाल ही में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित करने के 1 साल बाद केंद्र ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को गोवा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का फैसला लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा सुनील अरोड़ा, जो कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। हाल ही में सुनील अरोड़ा को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC के रूप में सेवानिवृत्त किया गया था और यह केंद्र ने राजस्थान कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी की 65 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के कारण इन्हें उस पद से सेवानिवृत्त कर दिया गया, यानी इनकी 65 वर्ष उम्र पूरी हो चुकी थी। इसीलिए इन्हें गोवा के नए राज्यपाल के रूप में चुना जाएगा। यदि हम बात करें गोवा के नए राज्यपाल, तो पुराने राज्यपाल कौन थे? तो वर्तमान समय में जो इनके राज्यपाल थे वह महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ही इसके राज्यपाल थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में गोवा के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, क्योंकि सत्यपाल मलिक को उनकी नियुक्ति के 10 महीने के भीतर CM डॉक्टर प्रमोद सावंत की अगली कड़ी के रूप में बाहर कर दिया गया था। इसीलिए गोवा का अतिरिक्त कार्यभार कौन संभाल रहे थे? भगत सिंह कोश्यारी। लेकिन अब कौन संभालेंगे? सुनील अरोड़ा, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यदि हम बात करें कि विश्वभूषण हरिश्चंद्र किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें आज राज्यपाल से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में, इसी के साथ साथ मैं कुछ प्रमुख राज्यों के राज्यपालों की भी चर्चा आपसे करूंगा। यह सारे प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप साथ के साथ इन सभी प्रश्नों को नोट करते जाएं। भारतीय संविधान का भाग 6 में, यानी भारतीय संविधान के भाग 6 में संघीय ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्से यानी राज्यों में संबंधित संविधान के अनुच्छेद 152 से, यानी आर्टिकल 152 से 237 तक राज्य का चर्चा किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 153 किसके लिए रखा गया है? वह राज्यपाल के लिए रखा गया है। तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद हेतु आवश्यक पात्रता निर्धारित की गई है, जिसमें वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसी के साथ साथ यदि मैं बात करूं कि राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राज्यपाल का चुनाव ना सीधे आम जनता द्वारा किया जाता है और ना ही किसी विशेष रूप से गठित निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसके कारण उसे केंद्र का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आइए बात करते हैं प्रमुख राज्यों के राज्यपालों की। यदि हम बात करें कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वह हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं और यही मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार, तो बिहार के जो राज्यपाल हैं वह हैं फागू चौहान। फागू चौहान यहाँ के, जिन्होंने हाल ही में नीतीश की सरकार को शपथ दिलाई थी। यदि हम बात करें गुजरात की, तो आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। इसी के साथ यदि मैं बात करूं आंध्र प्रदेश के, तो YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के CM हैं और विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ के राज्यपाल हैं। इसी के साथ मैं बात करूं पश्चिमी
पूर्वी राज्यों की, तो पूर्वी राज्यों में मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। इसी के साथ त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वह हैं जगदीप मुखी। ये सारे के सारे आपको आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन्हें नोट डाउन करते जाएं। सुविधाओं के अभाव में आप केवल मेरी आवाज़ सुनकर इन प्रश्नों को लिखें। धन्यवाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आज मैं चर्चा करूंगा CBI के ऊपर, यानी CBI से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो बने रहिए आप वीडियो के अंत तक और बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो हमसे पूछा गया है कि 16 अप्रैल 2021 को केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का निधन हो गया है। CBI की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा CBI की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 1963। लेकिन जो क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर का बना है वह है कि CBI के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का निधन हो गया है। तो आइए देखते हैं रंजीत सिन्हा जी को। ये हैं रंजीत सिन्हा जी। 16 अप्रैल 2021 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का निधन हो गया है। यह बिहार कैडर के 1974 बैच के IPS अधिकारी थे, जिन्हें 3 दिसंबर 2012 से 2 दिसंबर 2014 तक CBI के 26वें निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए दिया गया था। लेकिन वर्ष 1996 में पटना हाईकोर्ट ने चारा घोटाला में लालू प्रसाद जी का बचाव करते हुए सिन्हा जी को इस भूमिका से हटा दिया और अदालत के आदेश पर इन्हें जांच के लिए रख दिया गया और इनके कार्यकाल के दौरान ही CBI को पिंजरे के कैद में तोता कहा गया था। इसीलिए टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। आइए बात करते हैं अप्रैल माह में हुए प्रमुख निधनों के बारे में। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि विष्णु नारायण नंबूदरी जी, इनका निधन हाल ही में हुआ था, जो कि मलयालम भाषा के कवि थे, विष्णु नारायण नंबूदरी जी। इसी के साथ साथ बलदेव शरण नारंग, जो कि संगीतकार थे, इन्हीं का भी अप्रैल माह में निधन हुआ है। यदि हम बात करें जॉन मुंगफली जो कि तंजानिया के राष्ट्रपति थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें कि सेवी बैंक के दूसरे चेयरमैन GV रामाकृष्णन जी का निधन भी हुआ है। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें कि 4 अप्रैल 2021 को पहली क्रिकेट महिला अंपायर चंद्रा नायडू जी का भी निधन हुआ था, जो CK नायडू की पुत्री थी। इसी के साथ यदि हम बात करें भारत के पहले पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह झाला का भी निधन 4 अप्रैल 2021 को हुआ था। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें कि महारानी एलिजाबेथ II के पति प्रिंस फिलिप का भी निधन 9 अप्रैल 2021 को हुआ था 99 वर्ष की उम्र में। तो यह सारे के सारे प्रमुख निधन आपको याद रखने हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित 4 पुस्तकें, डॉक्टर अम्बेडकर जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन, जो 4 संबंधित पुस्तकें हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी से, जिनका हाल ही में विमोचन किया है। इसके जो लेखक हैं वह कौन हैं, हमें बताना है इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा किशोर मकवाना के द्वारा ही डॉक्टर अम्बेडकर जी के संबंधित 4 पुस्तकों को लिखा गया है, जिसमें जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन, ये 4 पुस्तक उनके जीवन से संबंधित लिखी गई हैं, जिनका विमोचन हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। 14 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन पर आधारित 4 पुस्तकों का विमोचन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वर्चुअली तरीके से इसका विमोचन किया था। आइए देखते हैं इन पुस्तकों को।
यह है उनकी एक पुस्तक व्यक्ति दर्शन, जिनका हाल ही में विमोचन किया गया है और इसके लेखक हैं किशोर मकवाना। बात करते हैं यदि हम प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा ड्राफ्ट कमेटी के जो हेड थे वह थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फर्स्ट कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यरवदा जेल में पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। इसी के साथ साथ तीनों गोलमेज सम्मेलन में यानी 1931, 1930 और 1932 में इन तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसी के साथ यदि हम बात करें इनके समाधि स्थल की, तो समाधि स्थल है इनका चैत्य भूमि। चैत्य भूमि इनका समाधि स्थल है। इस सारे के सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 2021 में किस क्रिकेट की आत्मकथा बिलीव रिलीज होगी? तो बिलीव वाइल्ड लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नामक पुस्तक सुरेश रैना की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा 2021 में रिलीज करने के लिए तैयार हो गई है। यह पुस्तक रैना और खेल लेखक भरत सुंदर रंजन द्वारा सह लिखित है। यह जीवनी प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। तो यह किसकी बायोग्राफी है? सुरेश रैना की, जिसे दो लोगों द्वारा लिखा जा रहा है। एक तो स्वयं सुरेश रैना जी द्वारा और भरत सुंदर जी द्वारा इसे लिखा जा रहा है। इस पुस्तक में सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट टीम में उनकी तेजी से बढ़ती और रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी बनने के रास्ते में आई चुनौतियों के बारे में बताएंगे। पुस्तक में यूपी में एक उभरते हुए क्रिकेट के रूप में रैना के शुरुआती दिनों की कहानी जानने को मिलेगी, जिसका नाम है बिलीव व्हाट इज लाइफ एंड क्रिकेट। आइए देखते हैं। ये है सुरेश रैना और ये है इनकी पुस्तक बिलीव, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसी के साथ यदि हम बात करें कुछ प्रमुख बुकों की, तो इस सॉन्ग ऑफ इंडिया जो नामक पुस्तक है वह रस्किन बॉन्ड की फेमस पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड की फेमस बुक है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसी के साथ यदि हम बात करें ए प्रॉमिस लैंड जो पुस्तक है वह अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी की प्रसिद्ध बुक है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई थी लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। इन पुस्तकों को भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें द वाइट टाइगर, तो अरविंद अडिगा जी की यह पुस्तक है। इसी के साथ यदि मैं बात करूं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह अरुंधति राय की फेमस बुक है। ये सारी की सारी बुकों को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। यदि वीडियो के क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो एक बार लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में 22 अप्रैल 2021 को किस देश द्वारा स्पेस एक्स क्रू 2 अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो विश्व पृथ्वी दिवस यानी जो कि मनाया जाता है 22 अप्रैल को पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसमें नासा स्पेस एक्स के साथ मिलकर मिशन लॉन्च करेगा। यह क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की दूसरी क्रू ऑपरेशन फ्लाइट है। यह मिशन 4 वैज्ञानिकों को यानी 4 वैज्ञानिक सेंटरों को जिसमें नेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाएगा, जिसमें नासा, जाक्सा और ESA यूनियन स्पेस एजेंसी को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए यह स्पेस एक्स क्रू 2 वर्क कर रहा है। आइए बात करते हैं नासा की। तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि स्थित है USA में। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नासा से संबंधित यदि हम बात करें कि इसके जो कार्यवाहक प्रशासक हैं वह स्टीव जूरिक, और हाल ही में इसकी कार्यवाहक भारतीय महिला को बनाया गया था, वह भव्या लाल थी। इसी के साथ यदि हम बात करें इसका हेडक्वार्टर स्थित है तो वह स्थित है वॉशिंगटन DC में, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। इसी के साथ यदि हम बात करें स्पेस एक्स के साथ इसने यह
समझौता किया है। तो स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में की गई थी और इसके CEO हैं वह हैं एलोन मस्क और स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया USA में। दोस्तों आज के ये सारे क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। बात करते हैं टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और इस वीडियो को शेयर करना है। क्वेश्चन हमारा, किस देश में 42 टन से अधिक सालमन मछली शैवालों के कारण मरी हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और यदि इससे संबंधित आप पूरी व्याख्या देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर करंट अफेयर की क्लासों को चेक करें, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बात करते हैं कल वाले क्वेश्चन के आंसर की। तो कल वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पूछा गया है प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 अप्रैल को मनाया जाता है और यह 15 अप्रैल 2012 से स्टार्ट कर दिया गया था। मोनालिसा के चित्रकार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो के क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।